वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं अभी फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट्स करा रही हूँ। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया है जो 2021 में हुआ था। आज से मैं ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू कर रही हूँ। पहला पेपर तो मैंने आपको 2 अलग अलग पार्ट्स में कराया था, मतलब 50 क्वेश्चंस एक पार्ट में एंड 50 क्वेश्चंस एक पार्ट में कराए थे। लेकिन अब मैं ये एक कंप्लीट वीडियो 100 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज के साथ आपको दूंगी और डेली इसी चैनल पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ और डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी ये टाइम हमारा प्रैक्टिस का ही है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? वेरी इजी, दिस इज द इजीएस्ट वन क्वेश्चन। यस, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, यस थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सेकंड है, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के न होने पर भी, कहीं भी सूर्य की स्थिति चाहे जो हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, रेनबो के पीछे का लॉजिक तो आपको पता ही है, कब? सूर्य की विपरीत दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सन यात सेन किसके नेता थे? ऑप्शन है बॉक्सर विद्रोह, ताइपिंग विद्रोह, केएमटी पार्टी या सीपीसी पार्टी। देखिए, ये बात हो रही है चाइना के प्रतिनिधि की। ठीक है, सन यात सेन किसके नेता थे? यस, ये रिलेट करते थे केएमटी पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है कैलोरी ग्रहण करना, परिवार का शैक्षिक स्तर, आवास में कमरों की संख्या, पारिवारिक सदस्यों की संख्या। तो गरीबी का मापन किस आधार पर किया जाता है? यस, कैलोरी ग्रहण करने की आधार पर, कि प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी ग्रहण हो रही है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? देखिए, करंट अफेयर से भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसमें। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार, शहरी गरीबी का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों का उत्थान, गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंत्योदय योजना किससे रिलेट करती हुई है ये? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की सहायता करना। ओके, सिक्स्थ इज, भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय जनता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सभी निर्वाचित नेता या भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें पूछा गया है भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है? तो कौन होगा? भारतीय जनता। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेवंथ इज, भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी फसलें इंक्लूड की गई हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है कपास, जूट और गन्ना, चाय, कॉफी और मसाले, जूट, चाय और कॉफी, या चाय, कपास और रबड़। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है कपास, जूट और गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो देखिए, मंगोलियाई आक्रांता
आक्रांता। यस, ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान, जस्ट अ मिनट, यस अभी ठीक है। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए यह राज है। ओके, बताइए। ऑप्शंस हैं 71, 72, 73, 74। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 73। नेक्स्ट देख लेते हैं 10, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र किसका परिचायक है? स्वयं नियोजित, कृषि और लघु उद्योग या छोटे किसान? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिक क्षेत्र किसका परिचायक है? तो इसका राइट आंसर है कृषि और लघु उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट 11, निम्न में से किस आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं शेयर ब्रोकर की कमीशन से आय, शेयरों की बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय, सर्कस कंपनी के जोकर की आय या फिर व्यावसायिक कलाकार की आय। ऐसी कौन सी आय है जिसे राष्ट्रीय आय के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेयरों की बिक्री से हुई व्यक्तिगत आय। इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यस, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन है ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, ग्राम स्तर। किस स्तर पर किया जाता है? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट 13, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शंस हैं माउंट लोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या फिर माउंट कंचनजंगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, जैसा ये तो आपको पता ही है कि सबसे ऊंचा कौन सा है हिमालय का अगर कहा जाए तो भारत में, माउंट कंचनजंगा। अब तीसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? यस, ये बेसिकली जो अगर भारत में पूछा जाए तो सबसे ऊंचा यही है, माउंट कंचनजंगा। लेकिन अगर ऐसे मतलब ओवरऑल पूछा जा रहा है कि हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर जो है, तब भी यही होगा, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट 14, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन है पेट, अग्नाशय, जिगर, पित्ताशय। क्या होगा इसका राइट आंसर? मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जैसा कि आप नाम से पहचान गए होंगे, पित्ताशय। नेक्स्ट, आई होप ये सारे ही आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब यानी कि किस वर्ष स्थापित हुआ? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर 2000, 6 अक्टूबर 1955, 12 अक्टूबर 1993 और 8 अक्टूबर 1950। देखिए ये तो कंफर्म है कि अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, लेकिन कब हुआ ये आपको देखना है। यस, ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? ऑप्शन है टुंडिका, शोथ यानी कि टॉन्सिल, बी है पित्ताशय की पथरी,
दिल का दौरा या दाद? ध्यान से, ठीक है। फंगस के कारण क्या होगा? आप इसे लॉजिकली भी समझ सकते हो, ठीक है। फंगस के कारण क्या होगा? दाद, खाज, खुजली, ये सब चीजें जो होती है, ठीक है। 17 इज भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण राय जाटा, या फिर ऑप्शन डी इधर है, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? यस, इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। काफी बड़ा सा नाम है, इसी से आप याद कर लोगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड? यस, विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट 19, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अब हिंदी इंक्लूड हो गई है इसमें। यहां से मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी? यस, और देखिए अगर स्टेट वाइज भी कभी कभी ऑप्शन बन सकते हैं इसके, हो सकता है स्टेट वाइज पूछ ले, तो ये तो आपको कंफर्म हो ही गया है कि यूपी में पैदा हुए थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन? यस, इसका करेक्ट आंसर है डी, भूटान को। 21, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो बताइए ये सहायक संधि का जो काल था वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ? ये आपको सोच के बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेस्ले या फिर लॉर्ड क्लाइव? सहायक संधि का वो प्रचलन, यस, ये चला था लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। किसे सौंपा गया था? यस, ऑप्शन है रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या जुझार सिंह? इसका राइट आंसर है बी, बंदा बहादुर। नेक्स्ट 23, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। किसके विरोध में? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग, नरसंहार, रोलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन? किसके विरोध में छोड़ा था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यस, जलियांवाला बाग, नरसंहार। नेक्स्ट इज 24, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दिस इज ऑल्सो इजी वन, इजीएस्ट वन। डल झील, लॉकटक, चिल्का या वूलर? ध्यान रखना मीठे पानी की पूछी गई है। यस, फ्रेश वाटर लेक इज वूलर लेक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 25, महाराजा सवाई जयसिंह, जयसिंह सेकंड भी कहते हैं जिन्हें, ने डैश में खगोलीय वेधशाला स्थापित की। कहां पर? ऑप्शन है उज्जैन, शिमला, भरतपुर, जोधपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, खगोलीय वेधशाला कहाँ बनाई थी? उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट 26, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है? ऑप्शंस हैं गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, बरेली। इन ऑप्शंस में से चूज करना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यस, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, 27, ये क्लियरली दिख पा रहा होगा आपको, आई होप। थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, 27 को देख लेते हैं। 27 इज, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था? कौन सी रियासत थी वो? ऑप्शन है रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट या फिर पोरबंदर। यस, इसका राइट आंसर है जूनागढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये तो आपको पता है कि कितने राज्यों में से गुजरती है, 8 राज्यों में से गुजरती है, लेकिन इनमें से किस राज्य में से नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है, कहां से नहीं गुजरती है? यस, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 29, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य के द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदन मतलब जहां पर विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद दोनों होती है, तो इनमें से किसमें नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या कर्नाटका। देखिए ये क्वेश्चन पुराना है, अपडेटेड नहीं है ये, ठीक है, तो इसलिए इसे जम्मू कश्मीर को भी इसने राज्य में कंसिडर कर लिया है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर अभी यूटी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी। और फिलहाल तो जम्मू कश्मीर भी है। नेक्स्ट 30, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, ऑप्शंस आपके सामने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। यस, इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 31, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। 32, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो 2 राज्य तो आपको कंफर्म हो गए। ठीक है, चंबल नदी और कहां से गुजरती है? भाई यूपी और एमपी तो कंफर्म है, बाकी और कौन सा राज्य है? यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट 33, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, बताइए कौन सा यात्री था वो? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, ये इनमें से कोई नहीं।
यस, इसका नाम था निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट 34, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? रियासतों के एकीकरण को करने के लिए, ये तो सबको पता है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यूनिटी डे भी मनाया जाता है। कौन है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 35, चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है? किससे? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। चरकुला नृत्य, यस, यूपी का। नेक्स्ट 36, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हाँ, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या थानेश्वर? इनकी राजधानी थी कन्नौज में। नेक्स्ट 37, यस, भारत की संसदीय शून्यकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? 0 आवर किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शंस हैं यूएसए, जापान, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं। ओके। 38, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, क्या नाम था उसका? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? तो आप समझ ही गए होंगे, आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 39, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? ऑप्शन है आग्नेय शैल, परतदार शैल, रूपांतरित शैल या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवाश्म क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन बी, परतदार शैल यानी अपसादी शैल। नेक्स्ट 40, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर? यस, राइट है 1 दिसंबर। नेक्स्ट 41, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या फिर अनियत बाही हवाएं? तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। नेक्स्ट 42, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या हैं? सब्जी के नाम, मरुस्थल के नाम, चक्रवाती तूफान, शीतोष्ण घास के मैदान? ये तो और भी इजी है, क्या है ये? मरुस्थल के नाम है। ठीक है। नेक्स्ट 43, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, कैसा अधिकार बनके? संवैधानिक, मौलिक, कानूनी, प्राकृतिक? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? कैलोरी, फारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल? यस, ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य या आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट 46, कलपक्कम में स्थित है, क्या स्थित है कलपक्कम में? ऑप्शन है तेल शोधनशालाएं, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु परीक्षण स्थल? यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट 47, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष? राज्यसभा की सदस्यावधि यस 6 वर्ष। नेक्स्ट 48, अभी क्लियर है आपको? ठीक है, ये क्लियर ही दिख रहा होगा आई होप।
देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, व्यापारिक बैंक या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट 49। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन यानी ब्रह्मदत्त और कालाशोक। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक ये था उदयन। 50। कोणार्क उड़ीसा में का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? बताइए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा सवाई जयसिंह, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है राजा नरसिंह देव प्रथम। ए 51। देखिए, हाफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर। ठीक है, 51 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग से संबंधित है? बताइए, कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि क्या हो गया, एससी से संबंधित है, एससी कास्ट से। ऑप्शन है 335, 338, 340, 342। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी 338। 52। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। किसने की थी? यस, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1913 में, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट 53। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु या मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। ओके। 54। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है, जस्ट अ मिनट, ये लिखा हुआ है धोंडू पंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रामचंद्र पांडव। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ए धोंडू पंत। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है लंदन, दी हेग, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। यस, इसका करेक्ट आंसर है डी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट 56। 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने भाग नहीं लिया? नाना साहेब, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है सी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट 57। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील। कैसा होगा भार? यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित। ठीक है। नेक्स्ट 58। देखिए, अब यहां से हिंदी इंक्लूड है। 58 में है दूध का धुला होना। मुहावरे का अर्थ बताओ, क्या होगा अर्थ? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। दूध का धुला होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए निर्दोष होना। 59।
शीत का विलोम होगा, क्या होगा? ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। शीत का विलोम, यस, इसका राइट आंसर है उष्ण। ठीक है, डी। नेक्स्ट 60, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, क्या होगा वो? दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ? ये होता है दुर्लभ। नेक्स्ट 61, यस 61, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द। अनिल क्या होता है और अनल क्या होता है? वायु, अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। अनिल और अनल, यस, इसका राइट आंसर क्या है? ए, वायु। अनिल को वायु बोलते हैं, अनल को अग्नि बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 62, महोत्सव का संधि विच्छेद, बताइए कौन सा वाला करेक्ट है? यस, इसका करेक्ट आंसर है बी, महा प्लस उत्सव। जब आ और ओ मिलते हैं तो ओ बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ से एक अनसीन पैसेज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर 67 तक के आंसर्स हैं। अब पैसेज को आप शॉर्ट वे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है। भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। ठीक है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों में से हम ओलंपिक के कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ है। तो आप समझ चुके हैं कि इसकी मोस्ट थीम क्या है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ये तो बहुत आसानी से कर लोगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 64। 64 है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? ऑप्शन है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो खेलों के लिए गिरते स्तर का कारण नहीं है। क्या नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है और सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट भी समझ आ रही है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये खेलों के गिरने के स्तर में सहयोग नहीं देगा। ठीक है। 65, अभी 65 है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, आपसी गुटबंदी होने से। नेक्स्ट 66, गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय की उपलब्धियों में नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। राष्ट्रीय की उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं है? खेल। ठीक है। 67, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है क्या? आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां या खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, दोषपूर्ण नीतियां। 68, बाण का पर्याय है। क्या होगा बाण का पर्याय? ऑप्शन है अर्ची, आसुग, ही है या उम्बी। यस, इसका राइट आंसर क्या है? आसुग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 69। देखिए 69 से 72 के लिए फिर से एक और अनसीन पैसेज है। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, को ने घोंसला बनाया था आराम से रहने के लिए, अंडे देने के लिए या फिर
अपने अंडों को शत्रुओं से बचाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए। तो आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसका राइट आंसर कर ले जाएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, 69 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? यस, देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है ना, इनमें से तो हो नहीं सकता अपने अंडों को शत्रुओं से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और यहाँ है बच्चों के रहने के लिए। दो ऑप्शन तो ये है और दो ऑप्शन ये है, लेकिन आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें जो राइट आंसर लगाया है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो होगा आराम से रहने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की बात करें 70। यस, 70। को की अनुपस्थिति में सांप वहां आया उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनके बच्चों को खाने के लिए, उनके बच्चों को दाना चुगाने के लिए, या उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए। क्या होगा राइट आंसर? उनके बच्चों को खाने के लिए, ऑप्शन बी। 71। कोई दुखी हो गए क्योंकि वे सांप के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, उनकी सहायता करने वाला कोई न था, उन्हें अपना घर त्यागना पड़ रहा था, उनके बच्चे उनसे छिन गए थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोई क्यों दुखी थे? यस, इसका राइट आंसर है डी। सॉरी, उनके बच्चे उनसे छिन गए थे। 72। यस, 72 है। जस्ट अ मिनट। को ने कहीं और जाने का फैसला किया क्योंकि, क्यों किया फैसला? क्योंकि पेड़ उनके लिए बहुत बड़ा था, पेड़ की छाया में प्राय अन्य पशु विश्राम करते थे, वे वहां सुरक्षित नहीं थे, या हर बार सांप उनके बच्चों को खा जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है डी, हर बार सांप उनके बच्चों को खा जाएगा। नेक्स्ट 73। देखिए 73 से लेकर 77 तक फिर से एक अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब पैसेज देख लेते हैं। एट टाइम्स देयर वाज समथिंग इनह्यूमन अबाउट मिस्टर रोजर द हेडमास्टर एंड हिज फॉर्मिडेबल चिन फिटेड आउट इन द मोस्ट फॉर्मिडेबल वे। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है? मिस्टर रोजर के। ही सीम टू बी ऑलवेज फ्रॉनिंग एट द वर्ल्ड इन द जनरल। At the assembly, he was like an inspecting officer in the army. ठीक है, और ये पूरा पैराग्राफ है, अगले पेज से भी रिलेट करता हुआ। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 73। द स्टाफ कंसिडर्ड मिस्टर रोजर्स टू बी, क्या कंसिडर किया मिस्टर रोजर के लिए? टू बी अ पर्सन टू बी आइडलाइज्ड, a gentle and understanding person, a person without any scruples, या an intimidating person। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डी, an intimidating person। 74। another word for magnanimous, क्या होगा इसका दूसरा वर्ड? मतलब सिनोनिम पूछा गया बेसिकली, तो क्या होगा? जनरस, मैग्निफिसेंट, या फिर हाई हैंडेड, एरोगेंट। व्हाट इज दिस सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? सिनोनिम आपके सामने है, क्या होगा? जनरस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 75। व्हाट वेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर रोजर्स एट द स्कूल असेंबली। ऑप्शन है a genial person, a sensitive army officer, a ruthless and cruel, a formidable teacher, in a most intimidating way means। yes, options हैं
इन अ मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे मीन्स ऑप्शन दिए गए हैं, इन अ वेरी हेल्पलेस वे, in an extremely frightening manner, in a very foul way, in an extremely intimating manner. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, इन एन एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग मैनर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 77। देखिए ये आप पैराग्राफ खुद पढ़ के भी लगा सकते हैं इन्हें। ठीक है, 77 और इजी हैं पैसेज। 77 है, What happened to the boys who visited him in private? Options हैं, they came out trembling and in tears. They looked even more worried than before. They seemed relieved of their trouble. They echoed and sentiments of the staff members. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ए, दे केम आउट ट्रेम्बलिंग एंड इन टीयर। ठीक है, अभी देखिए 77 से क्या है, इन द क्वेश्चन बिलो द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। देखिए नरेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। ऑप्शन है आई सेड टू हिम। देखिए सबसे पहले आप देखिए ये इनडायरेक्ट नरेशन में है, अब इसे हमें वापस से डायरेक्ट नरेशन में करना है। आई टोल्ड हिम आ रहा है, उसकी जगह क्या हो जाएगा? आई सेड टू हिम। ठीक है, तभी तो हमारी ये वो सॉरी डायरेक्ट स्पीच तैयार होगी और जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमा भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन ही देख लीजिए, ये सही है इसका। आई सेड टू, जस्ट अ मिनट, यस डी जो है, आई सेड टू हिम। ठीक है, ही इज नॉट वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, एक बार हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, कभी कोई एरर ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन कहा गया था, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, इसमें कोमा हटा दीजिए। ठीक है, टोल्ड को हम सेड टू में बदलेंगे वापस से, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी हम डायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो टोल्ड वापस से सेड टू में चेंज होगा। आई सेड टू हिम। ठीक है, दैट आ रहा है, दैट हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ही को वापस से रिवर्स में चेंज करेंगे तो यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वाज था, ही था, तो वाज था सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर ही पास्ट की वर्ब थी। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बन चुका है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम वाज को भी आर में चेंज कर देंगे। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, और जो चूज किया था हमने उसमें और इसमें अंतर क्या था देख लेते हैं एक बारी। आई सेड टू हिम ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, तो देखिए ही नहीं आना चाहिए, बेसिकली मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही राइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही की बजाय हम यू में कन्वर्ट कर देंगे ही को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर भी कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। डायरेक्शन है, इन दी क्वेश्चन बिलो द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो क्या होगा, देखिए सेंटेंस देखते हैं पहले। 79 दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो ये तो आप समझ ही गए कि ये अभी एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर टी, तो टी को हम बनाएंगे अब अपना सब्जेक्ट टी। ठीक है, अब टी देखिए ग्रोज आ रहा है, ग्रोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ठीक, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, इज आर एम। ठीक है, और प्लस वर्ब थर्ड। अब देख लेते हैं यहाँ पे टी जो है हमारा ऑब्जेक्ट, उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब सब्जेक्ट किस किस में बना हुआ है, देखिए फर्स्ट पार्ट ए जो है, टी इज बीइंग ग्रोन,
इन दार्जिलिंग, तो इसके साथ हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें लेट से शुरू है, ये भी रॉन्ग है। अब दो पार्ट बचे हमारे पास, सी और डी। टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग या टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, तो क्या हो जाएगा, टी इज ग्रोन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर हम सी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए ये कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन है। पहला देख लेते हैं 80। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, मान लिया दक्षिण की तरफ खड़ा है तो इस तरीके से मुंह करके खड़ा होगा। ठीक, वह अपने बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। इस समय वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो आप इसे निकाल लेना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, उत्तर। ठीक है, सॉल्व आपको करना है। 81। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या विषम अक्षर या विषम शब्द छांटिए। इनमें से विषम क्या है, टन, क्विंटल, किलोग्राम, किलोमीटर। यस, अलग क्या लग रहा है आपको इसमें देखिए अलग है किलोमीटर, क्योंकि देखिए ये सब तुलने वाली चीजें हैं। कुंटल में तुलेगा, टन में तुलेगा, किलोग्राम में तुलेगा, लेकिन ये मापन वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। अब इस लुप्त पद को पता करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, 2 है, 5, 10, 17, 26, इसके बाद क्या आना चाहिए, यस। यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंस की बात करें तो 5 और 2 में डिफरेंस 3 का, और 10 और 5 में डिफरेंस है 5 का। ठीक, 17 और 10 में डिफरेंस है 7 का, और 17 और 26 में कितना डिफरेंस होगा, 9 का। ठीक है, और आगे अगर हम ऑड नंबर के हिसाब से देखें 3, 5, 7, 9, तो 11 ऐड कर दे 26 में तो कितना हो जाएगा, 37। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 83 में 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से आगे निष्कर्ष और मान्यता निकाले गए हैं, और आपको विचार करना है कि कथन सत्य हैं चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। ठीक है, तो 83 कथन है, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, अंकिता एक छात्रा है। निष्कर्ष, कुछ छात्र मंदबुद्धि हैं, अंकिता बुद्धिमान है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उस क्वेश्चन के ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, 84 देख लेते हैं। 84 है, पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है। पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की आयु कितनी है। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है 50 वर्ष। अब ये चार्ट आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक के मुद्रण पर विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत किए गए खर्च को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दो। देखिए खर्च यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है। अब 85 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 85 क्वेश्चन है, यदि ए शीर्ष के अधीन मुद्रण पर 5,000 रुपये का व्यय किया गया है तो शीर्ष
बी और डी के अधीन खर्च की गई राशि का योग क्या होगा? तो देखिए इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा? 8750। ठीक है, ये इसका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखें 86 है, कौन से दो वाक्य मिलकर केंद्र में 108 डिग्री सेल्सियस का कोण बना? माय अपॉलॉजी। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। 86 क्वेश्चन कहता है कौन से दो व्यय मिलकर केंद्र में 108 डिग्री का कोण बनाएंगे? ऑप्शन है बी तथा ई, ए तथा ई, डी तथा ई या ए तथा डी। तो देखिए अगर हम चित्र की बात करें, चित्र में देखें, कहाँ गया हमारा चित्र? यस, कौन से दो व्यय मिलकर केंद्र में 108 डिग्री का कोण बनाएंगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 87। ये भी पाई चार्ट से ही है। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से, आई थिंक ये नहीं है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 85 और 86 ही थे। इससे 87 देख लेते हैं। 87 है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या रही होगी? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? 10%। 88, किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है। यदि शहर का वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 हो तो बताइए 3 वर्ष पूर्व शहर की क्या जनसंख्या थी? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन मैं सॉल्व नहीं करा रही हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रही हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्यूशन कर लेना है इसका, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगी तो हमारी ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे अगर मैं आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा 3,20,000, ठीक है। अब 89 और 90 ये डायग्राम से ही रिलेट करते हुए हैं। डायग्राम ये कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ऊपर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, तो डायग्राम देखा आपने, बिक्री लाखों में और ये मंथ्स दिए हुए नीचे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की नंबर इरेज हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो पैसेज है वो 89 और 90 बस दो ही क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 89 कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री से कितने गुना अधिक है? तो देख लीजिए, जुलाई में और मई के कंपैरिजन को करना है। जुलाई में हुई बिक्री ये रही 8.5 और मई में हुई बिक्री, ठीक है, यही पूछा गया था। जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री से कितना गुना अधिक है? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये क्वेश्चन नंबर 89 था। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री के कितने गुना अधिक है? तो 3 गुना। नेक्स्ट, औसत मासिक बिक्री लाख में कितनी होगी? औसत मासिक बिक्री यस, इसका करेक्ट आंसर है 720। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। इसमें नेक्स्ट में कहा गया है 91 है ये। ठीक है, यदि a का 1/2 भाग बराबर है b का 2/5 बराबर c का 1/3 हो तो रेशो बताने a का a रेशो b रेशो c का क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जब आप देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ये 4:5:6। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित लेखा चित्र के आधार पर 92 से लेकर 95 तक के उत्तर देने। ठीक है, 92 से लेकर 95 तक के, 92, 93, 94 एंड 95 4 क्वेश्चन के आंसर इसी डायग्राम पर हैं बेस्ड। जैसे यहाँ कहा गया है 10,000 टनों में वर्ष 1995 और 2000 के दौरान। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरकों के उत्पाद में कितने प्रतिशत कमी आ गई? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ? सॉरी, पहले हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? सोचिए, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? 92। ठीक है, इसका राइट आंसर है 25%। नेक्स्ट, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ? ऐसा कितने वर्षों में हुआ? बताइए, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ? तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आप तो बेसिकली इसका राइट आंसर पे ही चलते हैं हम। 92 हमने कर दिया था, 93 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ऑप्शन है 2002, 2001, 1996, 1997। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये क्वेश्चन नंबर है 94। इसका राइट आंसर होगा 2001। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वर्ष 1996 97 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 1995 98 और 2000 के कुल उत्पादन का अनुपात था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5:6, 6:5, 20:29 या 13:24। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है 5:6। 96,
दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है। तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा 96 का? ऑप्शन डी, 8 है ऐसी। ठीक है, अब 97, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, जो शेषफल आता है उस पर ही हम भाग कर देते हैं। 12 की हम 16 में भाग कर देंगे, 12 एकम 12, 4 रिमाइंडर आएगा तो 4 ही शेषफल है। ठीक है, 97 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यस, 98 to 100। अब ये भी क्या है, डीआई से ही क्वेश्चन है। पहले डायग्राम है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, डायग्राम आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि वर्ष 2003 में आय 60 रुपये करोड़ रही या 60 करोड़ रही तो उस वर्ष का खर्च वर्ष 2005 खर्च के बराबर रहा हो तो वर्ष 2005 में कंपनी की आय कितने करोड़ रुपए थी? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 80। 99 पे चलते हैं। यदि वर्ष 2007 में खर्च 60 करोड़ रुपए हो तो उस वर्ष की आय कितने करोड़ रुपए थी? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, 115। नेक्स्ट 100, वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि उससे पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी? और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोबारा रीड आउट करती हूँ। वह वर्ष कौन सा है जिसमें लाभ में कोई प्रतिशत वृद्धि उससे पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है डी, 2004। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और इसी चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि मतलब डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कराऊंगी। जैसे ये 100 की सीरीज़ का एक प्रैक्टिस सेट कराया है, ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। और अगर आप और भी कुछ डिमांड करते हैं, जैसे मतलब आपको किसी टॉपिक को लेकर कोई वीडियो चाहिए, तो उसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में आज मुझे लिख कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।